Hello students, hello all of you. Myself Siddharth Singh and I welcome you all on our online platform of My Classroom. बच्चों, हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनएसओ के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ साइंस सेक्शन के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा ऑफ द क्लास 9th ऑफ द ईयर 2017 एंड 18। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक सिलसिला, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं जिस पेपर को आप देने जाने वाले हो उसकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस। देखो बच्चों, कुछ बेसिक गाइडलाइंस में अगर मैं मूव करूं तो आपके पास जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको वहां पे फिल करनी है, जैसे आपका नाम हो गया, स्कूल कोड हो गया, क्लास रोल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे जिसको आप OMR में उसी ड्यूरेशन में फिलअप करोगे। दूसरा बच्चों, जो आपको पेपर देना है उस पेपर के अंदर मेनली 3 डिविजन्स होंगे: लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके 10 क्वेश्चन हैं, साइंस के 35 क्वेश्चंस और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस आएंगे। अचीवर क्वेश्चन जो है, अचीवर सेक्शन के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क ईच है और हर एक क्वेश्चन में किसी के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें पेपर अटेम्प्ट करना है पूरा अच्छे से, सारी चीजें देख के, क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत स्लोली, कोई सिली मिस्टेक्स करे बिना हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है अपना। उसके बाद दूसरा बच्चों, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। 3 मार्क्स, किसके लिए 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला OMR फिलिंग के लिए भी एक बात समझ लो, जैसे जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। लेट्स से क्वेश्चन 10th का 4 ऑप्शन है, उसमें आपका आंसर आ गया A पार्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 10th के आगे सर्कल्स मिलेंगे ABCD वाले, जैसे आपका आंसर A पार्ट है तो आप A को सर्कल कर दोगे और वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका आंसर वहां पे मार्क हो जाएगा, वहां पे उन लोगों को मिल जाएगा कि दैट आपने आंसर मार्क किया है A पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। तो इस तरीके से सर्कल फिलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पेपर देने जाने से पहले पता होनी चाहिए, सो दैट वहां किसी टाइप के कोई टेक्निकल एरर आपके साथ ना हो। फिर मूव करते हैं 2017-18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंस सेक्शन के, जिसमें मेनली मैं केमिस्ट्री सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं प्रीवियस ईयर के सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, एट 273 केल्विन बोथ आइस एंड वाटर कोएग्जिस्ट। देखो 273 केल्विन अगर मैं डिफाइन करूं तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हो। मतलब वहां पे H2O सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और इनके आपस में इंटर कन्वर्जन चलते हैं। तो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर कोएग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो किसी भी सब्सटेंस को कूल करना है तो ऑब्वियसली H2O आइस जो होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव इन कूलिंग होगी एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन कर ली होगी। That is why ice is more effective in cooling a substance at 0 degree Celsius than water. Next statement है बच्चों, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles at ice at the same temperature. ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी जो मैंने लाइन बोली कि अगर H2O सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो चुका है H2O लिक्विड पे at 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने गेन कर ली होगी। दैट इज वाई उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस। ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, क्योंकि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। दैट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस केस में करेक्ट स्टेटमेंट है एंड फोर्थ इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो, इसने एक ग्राफ डिफाइन किया हुआ है, कूलिंग कर्व। एक सब्सटेंस है, उसको आपने एक हायर टेम्परेचर पे रखा है और फिर आप उसको कूल डाउन कर रहे हो और टाइम के साथ टेम्परेचर का प्लॉट हमें मिला हुआ है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो डिफाइंड है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप बच्चों समझते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है, प्रोसेस 1 रिप्रेजेंट्स कूलिंग ऑफ अ लिक्विड स्टेट ऑफ X
while process of 3 involves cooling of the solid state. देखो कूलिंग 1 को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये लिख रहा है, देखो कूलिंग 1 के लिए अगर हम बात करें तो ये कह रहा है प्रोसेस 1 रिप्रेजेंट कूलिंग ऑफ अ लिक्विड स्टेट ऑफ एक्स while 3 रिप्रेजेंट कूलिंग ऑफ अ सॉलिड स्टेट। तो यहां मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये वाली जो स्टेट है यहां पे लिक्विड कूल अप हुई, फिर उसके बाद यहां पे सॉलिड का यहां पे तो देखो सॉलिड की कूलिंग होगी, यहां पे लिक्विड होगा और यहां पे वेपर्स की कूलिंग होगी। लेकिन इसने बोला है कि फर्स्ट पे ये लिक्विड की कूलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर दूसरा बच्चों ये कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज 25 डिग्री सेल्सियस। देखो फ्रीजिंग इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्योंकि यहां लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और ये यहां कहीं बीच में नियरली 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू एक्वायर कर रहा है, तो ये करेक्ट है दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज 25 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा कह रहा है कि एट 35 डिग्री सेल्सियस द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। देखो 35 डिग्री सेल्सियस पे तो यहां पे ये क्या है, लिक्विड स्टेट की कूलिंग चल रही है क्योंकि यहां पर सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो 35 डिग्री सेल्सियस में उसकी सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर अगला फोर्थ कह रहा है कि सब्सटेंस एग्जिस्ट बोथ इन गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म अलोंग द कर्व QR। देखो अलोंग द कर्व QR में अगर मैं डिफाइन करूं तो यहां पे गैस और लिक्विड का ही तो इंटरकन्वर्जन है, तो इस कर्व पे सब्सटेंस एक्स की गैसियस और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट करती होंगी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछी थी तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो ये पार्ट इसका आंसर आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस दीक्षा अ साइंस टीचर गिव डिफरेंट सब्सटेंसेस टू 3 स्टूडेंट, वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, दूसरे को व्हीट फ्लोर दिया, तीसरे को इंक दी और हर एक सब्सटेंस को इन लोगों ने वाटर में डिसॉल्व करके स्टर किया और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। पूछा इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट प्रॉपर्टीज है फॉर दीज मिक्सचर्स। पहला कह रहा है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज इन केस ऑफ मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1 एंड 3। देखो अगर मैं पार्टिकल फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, कॉपर सल्फेट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और इंक में भी उसके पार्टिकल्स विजिबल थोड़ी होते हैं पानी के अंदर। आपको पानी के अंदर अगर आपने इंक डाल दी तो आपको जब आपने उसको स्टर कर दिया तो आपको इंक के पार्टिकल उसमें विजिबल नहीं होंगे, और कॉपर सल्फेट भी पूरा डिसॉल्व हो जाता है, उसके पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं होंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है दैट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। दूसरा बी पार्ट, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल इन केस ऑफ अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1। देखो पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स स्टूडेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन वाटर एक ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन में कोई टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन में जो पाथ ऑफ द लाइट होता है वो विजिबल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई दैट पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। दिस इज नॉट करेक्ट फॉर अ ट्रू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट इन वाटर इज अ ट्रू सॉल्यूशन। फिर सी था व्हेन पास थ्रू फिल्टर पेपर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 2 रिमेन्स बिहाइंड। सही है, व्हीट फ्लोर जब आप उसको फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के पहले ही रह जाएंगे और सॉल्वेंट उसमें से पास करने लगेगा। फिर अगला कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 3 आर अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन दोज ऑफ ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1। देखो स्टूडेंट 1 में कॉपर सल्फेट का ट्रू सॉल्यूशन और एक इंक है, तो ऑब्वियसली जो इंक का सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो पार्टिकल है वो 100 टाइम्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशंस फॉर कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई थी, तो बी पार्ट इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। स्टूडेंट 1 जो यहां पर है उसमें पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, ट्रू सॉल्यूशन के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, इसने बोला है कि हमने एक पैसेज डिफाइन किया है 1 2 3 4 5, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके उसको छोड़ा हुआ है।
और पूछा है कि बताओ इनमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस होंगे। देखो कह रहा है वन अ मिक्सचर ऑफ टू डैश लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज टू बी सेपरेटेड। देखो अगर कोई मिसेबल लिक्विड है, लिक्विड मिक्सड अप हो रखे हैं, उनको सेपरेट आउट करना है, तो ऐसे केस में ही आपको उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे उसको डिफरेंट टेक्निक जैसे फ्रैक्शनेटिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, इन सबसे सेपरेट आउट करना पड़ता है। दैट मींस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू, कौन से लिक्विड, मिसेबल लिक्विड्स की बात हो रही होगी, और अगर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से, इस वाले केस में अगर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो दे कैन बी सेपरेटेड, उन्हें सेपरेट आउट करना है। तो डैश इज यूज्ड विच इंक्रीजेस द डैश सरफेस एरिया। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम उस केस में यूज कर सकते हैं जब डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि when the vapors of both the liquid rises, that fourth volatile liquid will condense। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, जो लेस वोलेटाइल लिक्विड होगा वो कंडेंस हो जाएगा, और जो वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड होंगे वो राइज करते चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिसेबल, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कूलिंग, लेस एंड मोर, दैट इज सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब OMR में इसका जो भी मार्क्ड क्वेश्चन है उसमें ABCD में से C को आप डार्क सर्कल कर दोगे, वो आपका आंसर मार्क्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस। देखो इंक्रीजेस मासेस की फॉर्म में हमें इनको अरेंज करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इन सबको इंक्रीजेस मासेस की फॉर्म में। फर्स्ट है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन उसको आप 16 AMU या 16 U की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU या 14 U या 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg डिफाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज 1 इंटू 10 की पावर -10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो बच्चों अगर मोल्स पता है तो गिवन मास बाय मोलर मास, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27, या अगर इसी को हम ग्राम्स में डिफाइन करते हैं तो -24, ये हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल 10 की पावर -10 दे रखा है। गिवन मास आपको निकालना है एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मतलब O2, तो अब ये 16 इंटू 2 32 आएगा। अब इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा के W निकालोगे तो 32 इंटू 10 की पावर -10 आएगा। और ऐसे ही बच्चों आप फोर्थ पार्ट के लिए सिंप्लीफाई कर लोगे कॉपर के लिए 63.5 जो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स 10 की पावर -10 ही है, गिवन मास अपॉन में 63.5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो मास आ जाएगा 63.5 इंटू 10 की पावर -10। ये ग्राम्स में आंसर्स आ गए इसके। अब अरेंज करना है तो मैक्सिमम मास देखो चारों में से कौन सा है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है तो फोर्थ का मास मैक्सिमम, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आ रही है तो थर्ड का, उसके बाद फिर ऑक्सीजन आएगा 16 इंटू दैट नंबर, और लास्ट में नाइट्रोजन आएगा। तो फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दैट इज ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो वही नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले, गिवन मास बाय मोलर मास, और वो एटम के मास के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास की कैलकुलेशन, इन सब चीजों का आइडिया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको उनके मासेस कैलकुलेट करके उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस में अरेंज करना था। फिर नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है कि एलिमेंट P जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल नहीं L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, K L M इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और एक Q एलिमेंट है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन उसकी M शेल में है। देखो वैलेंस शेल अगर K और L है और K L और M है तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि L में 5 बोला है फॉर P, और Q के लिए क्या है, K में 2, L में मैक्सिमम 8, तब उसके बाद इसमें 5 की फिलिंग होती है। ये मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता चले। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से ये समझ आ रहा है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 15। 7 मतलब ये कौन होगा, नाइट्रोजन, और ये कौन होगा, फॉस्फोरस होगा,
क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 एटॉमिक नंबर, तो वो नाइट्रोजन हो गया। न्यूट्रल एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वही एटॉमिक नंबर होता है, आयंस के लिए बदलता है, खैर हमें अभी उससे मतलब नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 एटॉमिक नंबर मतलब नाइट्रोजन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 15 एटॉमिक नंबर मतलब फॉस्फोरस। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ एलिमेंट है वैलेंसी ऑफ 5 ओनली। ओनली तो गलत है, इसकी वैलेंसी तो हम बॉन्डिंग पैरामीटर के बेसिस पे बदल जाती है। फिर दूसरा कह रहा है बोथ हैव सेम मास नंबर। मास नंबर नाइट्रोजन और फास्फोरस का सेम तो आता नहीं है, इसका 14 और इसका 31 आसपास भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट P इज 7 एंड दैट ऑफ Q इज 50। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फिर लास्ट में वही बोथ एलिमेंट शोज वैलेंसी इक्वल टू 3 ओनली लिखना गलत। तो ये एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, हमने समझा कि उस केस में क्या पॉसिबिलिटीज बनी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो एट 273 केल्विन बोथ आइस एंड वाटर कोएग्जिस्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने डिस्कस करा था, ये क्वेश्चन का रिपीटिशन हो गया, बट ये तो आप समझ ही गए कि आइस और वाटर कोएग्जिस्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पे। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव इन कूलिंग होता है, ये भी हम डिस्कस कर ही रहे थे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ एसोसिएट, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे के साथ एसोसिएटेड एनर्जी कम होगी। और इट इंक्रीजेस, प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। यहां इंक्रीज लिखा था, दैट इज व्हाई इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि हमें इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इसमें 1 2 3 4 जो है उनको फिल करना है। देखो कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कोल की बात करें तो ऑब्वियसली एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कोल बेड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, कौन सी गैस मिलती है कोल बेड्स में, मीथेन गैस मिलती है लार्ज। ये तो आपने रीड भी करा होगा, एनसीईआरटीज में भी इसकी स्टेटमेंट्स दे रखी है, रेफरेंस बुक्स में भी ये बहुत ज्यादा दे रखा होता है। कोल के बारे में जब इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वहीं ये सब चीजें मिल जाती हैं। फिर कह रहा है विच कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अ डार्क ब्राउन फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉल्ड थर्ड। तो थर्ड कौन है इस वाले केस में, कोल तार, is also obtained from destructive distillation of coal, which is further used to obtain fourth part, that is naphthalene balls। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आपने कोल, उसके डिविजन्स, उसके सेपरेशन, सब कुछ सारी चीजें उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन रीड किया है तो आपने पढ़ा होगा। कोल एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कोल बीड्स में मीथेन गैस मिलती है। कोल तार जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल्स, जो फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है। और इस वाले केस में इसको हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नैप्थलीन बॉल्स। तो ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, अगर आपको इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप सिंपली आंसर को मार्क करके इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देखो फिर अगला पार्ट हमारे पास पॉलीमर्स का है, मतलब हमसे क्वेश्चन में डिफरेंट पॉलीमर्स एक साइड पे लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी गई है। तो बस अगर आपने पॉलीमर्स पढ़ा हुआ है, हर एक पॉलीमर के फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस पढ़े हुए हैं तो एनएसयू में एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पॉलीमर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार रिपीटिशन में मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर पॉलीमर का कौन सा यूज है, कहां पे वो यूज होते हैं, या क्या क्या उनके अपनी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो पॉलीमर के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप जब भी कोई पॉलीमर पढ़ रहे हो तो पॉलीमर, उसकी मोनोमेरिक यूनिट थोड़े से देख ली, उनके यूजेस बिल्कुल देख लिए अच्छे से, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ये सब चीजें होंगी तो आपका एक क्वेश्चन तो देखो पॉलीमर से आएगा और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसने बोला हुआ है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी लो फ्रिक्शन। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स,
नॉन स्टिक तवा में यूज किया जाता है। CF2 जब वो पॉलीमराइज कर जाता है टेफ्लॉन बनता है। फिर Q से फर्स्ट ये जो पॉलीस्टाइरीन है कैन बी ब्लोन अप इनटू लार्ज फोम कंटेनिंग एयर बबल्स। फिर R से पॉलीथीन से सेकंड इजीली मोल्डेड एंड कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स। जो पॉलीथीन है, इथीन को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाया जाता है विच कैन बी इजीली मोल्डेड एंड कैन बी रोल्ड इनटू सिंपल थिन शीट्स। जो थिन शीट्स होती हैं उसमें रोल आप उनको कर सकते हो। और PVC हो जाएगा इस वाले केस में क्या, टफर देन दी पॉलीथीन एंड कैन बी कोटेड ऑन क्लोथ। तो ये PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज टफर देन पॉलीथीन। तो ये पॉलीमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक क्वेश्चन था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई PQRST। देखो सिंपली समझना, कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा नहीं है, P। तो इन सब में कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है तो आयरन नेल भी नहीं होता। ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात करें तो ये कंबस्टिबल तो नहीं है। स्टोन जिसमें से एक नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस है। फिर कह रहा है जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है इट फॉर्म्स फ्लेम, यस वो आर, एंड इफ इट डू नॉट फॉर्म फ्लेम देन इट इज Q। तो हमारे पास Q कौन हो जाएगा, कोल, और R कौन हो जाएगा, कैम्फर। कंबस्टिबल है, फॉर्म्स फ्लेम एंड वन डू नॉट फॉर्म फ्लेम। फिर उसके बाद कंबस्टिबल है और अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, नो, तो उसका आंसर यहां पर, और उससे T। और अगर वो अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन यस तो आंसर S। तो सोडियम का कंबशन एक टाइप का स्पॉन्टेनियस कंबशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट T हो जाएगा LPG, अंडरगोज रैपिड कंबशन, तो यस इट अंडरगोज रैपिड कंबशन। तो T कौन हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस, ये अंडरगोज रैपिड कंबशन। तो कौन कौन से सब्सटेंस का कैसा कैसा नेचर है, कौन कंबस्टिबल होते हैं, कौन नहीं होते हैं, कौन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कौन फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, किसका कंबशन स्पॉन्टेनियस है, रैपिड है, स्लो है, सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कंबशन एंड फ्लेम टॉपिक से। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो इनके क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हर एक सब्सटेंस की इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको बेसिक पता होनी चाहिए, जिसको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो देख के एनालाइज हो जाए, कुछ भी उटपटांग चीजें नहीं पूछी जाएंगी। फिर मूव करते हैं बच्चों अचीवर सेक्शन। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है समझते हैं उसको। देखो इसमें क्या क्या केसेस हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस डायग्राम को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो और बताओ कि इनमें से जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो कौन कौन से करेक्ट पॉइंट है। तो देखो पहले तो ये एक है कि हमने इसमें गैस एंटर कराई और वो गैस CuO के साथ रिएक्ट करेगी और उससे जो गैस लिबरेट हो रही है फिर उसको हम पास करा रहे हैं और वो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट आउट हुई। तो देखो रिएक्शन ये है कि जब आप CuO को अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हो तो ये कॉपर प्लस N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद अमोनिया। तो अब देखो इनके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, गैस X इज अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यस, अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। देखो 22.4 लीटर, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नाइट्रोजन एटम उसका ट्वाइस होगा। तो 11.2 लीटर का मतलब क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ये समझ में आया होगा, एक N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है। तो अगर 11.2 दैट इज 0.5 मोल्स है, क्योंकि 22.4 एक मोल होता था, 11.2 अगर 0.5 मोल्स है ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 गैस, तो नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 मोल। और 1 मोल में कितना नंबर होता है, ये नंबर ही तो होता है 1 मोल में 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 विच इज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये उसका करेक्ट है स्टेटमेंट सेकेंड में।
फिर ये थर्ड कह रहा है कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर 1 मोल ऑफ H2O में ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख देता मॉलिक्यूल की जगह, तब तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, लेकिन अभी ये इस केस में इनकरेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन सी आ रही है? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप उसमें जो OMR में जहां पे ये क्वेश्चन मार्क होगा उसके आगे जो ए पार्ट होगा उसको डार्क सर्कल कर दोगे। तो ये हुए बच्चों केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दी साइंस सेक्शन। अगर आपको हमारे अदर सेक्शन के क्वेश्चंस भी देखने हैं, लॉजिकल रीजनिंग, बायो, तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। उस पे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और अदर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर भी हैं। प्रीवियस ईयर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो आपको हेल्प करेंगे फॉर डिफाइनिंग कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको अपने कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, वो पार्ट मेरा स्ट्रांग है कि नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल।